गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसमें हम कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो भारत की 2 जनजातियाँ हमने पढ़ ली है, अब तक 3 और पढ़नी है। हमने गुर्जर जनजाति के बारे में पढ़ लिया, हमने टोडा जनजाति के बारे में पढ़ लिया। आज हमने उत्तर की जनजाति के बारे में पढ़ लिया, हमने दक्षिण की जनजाति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पूर्व की तरफ एक जनजाति रहती है भारत के पूर्वोत्तर साइड में, यानी कि जो 7 सिस्टर्स है, 7 बहनें हैं, जानते होंगे आप उनको। वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है नागा। क्या नाम है? नागा जनजाति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप। नागा जनजाति जो है, ये जितनी भी जनजातियां हैं भारत में, उन सभी जनजातियों में विकसित या कहते हैं उच्च स्तर की जनजाति है। ठीक है, यानी कि हमने पिछली जो जनजाति पढ़ी थी, वो जनजाति पढ़ी थी हमने टोडा जनजाति, जो लगभग पिछड़ी हुई जनजाति है, बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है, जैसी थी वैसी ही अभी तक है। लेकिन ये वाली जो जनजाति है, ये उच्च किस्म की जनजाति है, यानी कि इन्होंने अपना आर्थिक विकास कर लिया है, जो हम आगे इनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। फिलहाल आप समझिए ये नागा जनजाति रहती कहाँ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटी मोटी जो बातें थी, मुख्य जो बातें थी, मैंने आपको लाइव क्लास के माध्यम से बता दी है। अब हम इसके बारे में जो आपके नोट्स जो बन रहे हैं आपकी कॉपियों में, उन नोट्सों को जो बनाने के लिए आप जो लिखोगे, तो इस क्लास के माध्यम से आपको बतलाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं जनजातियों से संबंधित या अन्य किसी से संबंधित, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके माध्यम से हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। और लाइव क्लास आपको मालूम है, रोज़ाना बता रहा हूँ मैं आपको, लाइव क्लासेस चल रही है कॉलेज में ज्योग्राफी की, सेकेंड ईयर की, 12 बजे से लगती है। ठीक है, कल नहीं लगेगी आपकी लाइव क्लास। कल बोले तो जब आपके पास वीडियो पहुँचेगा, ये 8-9 तारीख को आपकी क्लास नहीं लगेगी, 10 तारीख को फिर से लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइव क्लासें एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मिलती रहेंगी, ताकि आपकी कोई समस्या जो आ रही है, उन समस्याओं का समाधान हम कर सकें। चलिए नागा जनजाति के ऊपर आ जाइए। नागा जनजाति जो है, ये कहाँ पाई जाती है आपको मालूम होगा। ये पाई जाएगी नागालैंड में। नागालैंड में देखिए हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ आती है। कौन सी पहाड़ियाँ आती है? वो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद नागा पहाड़ियाँ हैं, फिर मीजो पहाड़ियाँ हैं, मिकिर पहाड़ियाँ हैं। इन सभी पहाड़ियों में यह जनजाति पाई जाती है, मुख्यतः नागा पहाड़ियों में। ठीक है, इसी नागा पहाड़ियों की वजह से इनका नाम नागा जनजाति पड़ा, या यूँ कह सकते हैं कि नागा जनजाति के कारण उन पहाड़ियों का नाम नागा पहाड़ी पड़ा, पटकाई बूम। ठीक है, इसके अलावा यह जनजाति मणिपुर में भी पाई जाती है, मिजोरम में भी पाई जाती है, असम में भी पाई जाती है, और अरुणाचल में भी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड तो मुख्य है ही। ठीक है, इस तरीके से यह जनजाति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आपको मालूम है इन क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है ये। ठीक है, इसके पास ही मेघालय है, मासिनराम, जिसको आप जानते होंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण आर्द्र बोले तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्रकार की जनजाति जो जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि अधिकतर मौसम में बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, जो पहाड़ के नीचे वाले ढाल है, वहाँ पर थोड़ी दलदली भूमि हो जाती है, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ वाले नीचे वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, मलेरिया जैसी बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, यानी कि मच्छर पैदा हो जाते हैं बीमारी। तो मलेरिया के प्रकोप के कारण उससे बचने के लिए इस जनजाति के लोग क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों के ऊपर। अब पहाड़ों के ऊपर मालूम है आपको 2500 मीटर के ऊपर, यानी कि 2.5 किलोमीटर के ऊपर
बर्फ़ जमने लग जाती है, ठंडी ज़्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो 1 किलोमीटर जाते जाते लगभग 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है, 2 किलोमीटर तक तो और 13 डिग्री, 2.5 किलोमीटर तक और लगभग 15 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और आपको मालूम है ही कि हमारे यहाँ जो औसत तापमान रहता है, इनके यहाँ पर औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो अत्यधिक ठंड वहाँ पे होने लग जाती है, 10 डिग्री के नीचे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और बर्फ़ भी जमने लग जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे भी नहीं रहते, ऊपर भी नहीं रहते, 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, कौन सी पहाड़ी में? पहाड़ियों के नाम आपको मैंने बता दिए, पटकाई-बुम, नागा, मीजो, मिकिर, लुशाई वगैरह जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे रहते हैं। निवास स्थान देख लिया हमको, राज्य देख लिए इनके, यहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र। यहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत यहाँ पर बना रहता है इनके क्षेत्रों में। ठीक है, ये थे इनके निवास। अब हम देख लेते हैं निवास के बाद इनकी जो है अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य नहीं करते। अर्थव्यवस्था में देखिए इनका जो मुख्य पेशा है, मुख्य कार्य है इस जनजाति का, वो क्या है? आखेट है। क्या है? आखेट। और साथ ही साथ कृषि। कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि। ठीक है, ये 2 कार्य इनके इम्पोर्टेंट है, झूमिंग कृषि और आखेट। झूमिंग कृषि आप सभी जानते हो, स्थानांतरित कृषि, यानी कि किसी एक स्थान के, किसी एक जगह के पौधों को, वनस्पति को जला करके, काट करके भूमि को साफ कर दिया जाता है। वहाँ पर 2-3 साल के लिए कृषि की जाती है और 2-3 साल के बाद वहाँ जैसे ही उपजाऊपन ख़त्म होने लगता है, अन्य जगह के खेतों को, जो वनों को काट करके वहाँ पे कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि 8-10 साल की उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पे वनस्पति हो जाती है, फिर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस तरीके की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। और ये झूमिंग कृषि कहाँ करते हैं? पहाड़ी ढालों पर। कहाँ करते हैं ये? पहाड़ी ढालों पर। पहाड़ी ढालों पर अब कैसी कृषि होगी? जाहिर सी बात है, सीढ़ी नुमा कृषि। कैसी होगी? सीढ़ी नुमा कृषि। जैसे ये पहाड़ी ढाल है तो पहाड़ी ढालों पर इस तरीके का पहाड़ी ढाल होता है, तो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। इस सीढ़ी नुमा कृषि से बहुत अच्छा फ़ायदा यह होता है कि इनसे मिट्टी का अपरदन नहीं होता और पौधों की जड़ों में लगातार पानी रहता है। ठीक है, इतनी बातें याद रह जाएगी आपको। तो देखिए अब आखेट में हम शुरू करते हैं। आखेट कैसे करते हैं ये देखिए। आखेट ये करते हैं पशुओं का। कौन से पशु सर? जंगली पशुओं का, जंगली पशु ही मिलेंगे। आखेट के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, उनको खदेड़ करके, यानी कि भगा भगा करके, दौड़ा करके पशुओं को मारते हैं। दूसरा, उनको जो है भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। आगे नदी आ जाती है या नदी के खादर जो क्षेत्र होता है, कीचड़ वगैरह, उसमें फंसाते हैं। नदी के खादर क्षेत्र में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कीचड़ में फंसा कर, कीचड़ में फंसा कर तीर से, भाले से और दाव बोले तो कुल्हाड़ी से ये क्या करते हैं? आखेट करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, तीरों पर विष लगा देते हैं, जहर। ऐसा कार्य कौन करते हैं? मारम नागा, जो कहाँ रहते हैं? मारम नागा रहते हैं मणिपुर में। मणिपुर के मारम नागा क्या करते हैं? तीरों पर विष लगा करके इनको, जानवरों को मार देते हैं। इतनी बात बोलो आपके समझ में आ गई क्या? कि गुरुजी इतनी बात तो हमारे समझ में आ रही है, आगे बताओ। आगे देखिए, इनके कुछ नियम होते हैं कृषि से संबंधित। वो नियम क्या होते हैं कि नियम क्या होते हैं इनके कृषि संबंधित? पहला नियम यह होता है इनका कि अगर कोई कृषि कर रहा है आदमी,
तो कृषि करते समय ये आखेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब ये लोग कृषि करते हैं तो कृषि करते समय अगर या तो कृषि कर लो या आखेट कर लो, मतलब ये है कहने का, कृषि करते समय ये लोग शिकार नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या है गुरुजी? दूसरा नियम यह है कि अगर शिकार को भगाते भगाते ये दूसरे गांव में पहुंच गए, शिकार दूसरे गांव में किया है, तो उस शिकार में उस गांव का भी हिस्सा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना इसको। अगर इन्होंने शिकार कर लिया और शिकार करने के दौरान अगर इन्होंने देख लिया कि वो शिकार जो हुआ है, भागते भागते हम दूसरे गांव की सीमा के अंदर आ गए, जैसे मान लीजिए हमने शिकार किया, भागे शिकार के पीछे, तो शिकार भागता 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 अपने गांव की सीमा से दूसरे गांव की सीमा में चला गया और वहाँ जाकर हमने उसका शिकार किया, वहाँ जाकर उसको मारा, तो क्या होगा? उस शिकार में से उस गांव के लोगों को भी हिस्सा देना होगा। ये नियम है इनके, जो इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो है मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन में मछली का शिकार, मछली पालन नहीं, मछली का शिकार करते हैं। मछली का शिकार कैसे करते हैं ये? एक तो या तो टोकरों के माध्यम से, ये जालों के माध्यम से या भालों के माध्यम से, इनके माध्यम से ये क्या करते हैं? मछलियों का शिकार भी करते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके? टोकरों के माध्यम से कैसे करते हैं? नदी बहती है छोटी मोटी, नदी की धाराएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ तो होगी ही, तो नदियाँ जब बहेगी तो नदियों में आपको मालूम है मछलियाँ भी होती है। तो मछलियाँ जब, ध्यान रखना, मछलियाँ जो होती है धारा के विपरीत बहा करती है हमेशा। ठीक है, अगर धारा तेज है तो धारा के कारण वो धारा की दिशा में बहेगी, लेकिन मछली जो होती है वो हमेशा विपरीत दिशा में चलती है, उल्टी चलती है। मतलब वो अगर इधर से पानी आ रहा है तो वो उधर की तरफ जाने की चेष्टा करेगी, लेकिन पानी का वेग ज़्यादा है, इस वजह से वो बह जाती है इधर। ठीक है, तो ये क्या लोग क्या करते हैं? टोकरे ले जाते हैं बड़े बड़े गहरे, तो उन टोकरों को नदी के पानी में डाल, जालीदार, ठीक है, तो उनको नदी में इस तरीके से कर देते हैं। अब वो जाली होती है तो नदी पानी तो उसमें से निकल जाता है। अब वो ऊंचा करते हैं तो उसमें अगर मछलियाँ कुछ हो छोटी मोटी तो मछलियाँ उसमें फंस जाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? जाल से, जाल का तो आपको मालूम है, जाल लगा देते हैं और मछली उसमें से निकल नहीं पाती, उसमें फंस जाती है, तो उस तरीके से दूसरा शिकार हो गया। भालों की सहायता से कैसे? एस्किमो, मालूम है आपको एस्किमो कैसे करते थे? जैसे ही मछली आई, भाला फेंका, मछली ख़त्म और काम तमाम। इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं? निपुण होते हैं ये मछलियों को मारने में। तो मछली पता चलता है इनको, भाई यहाँ पे मछली तैर रही है, तो ये जहाँ पे मछली जिधर की दिशा में जा रही है उससे अंदाज़ा लगा करके आगे की तरफ भाला फेंकते हैं और मछली उसमें शहीद हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से मछली को ये मारते हैं। कृषि कैसी करते हैं ये? कृषि झूमिंग करते हैं, देख लिया आपने। ये तो क्या था? आखेट अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और अब कृषि की बात करते हैं। कृषि कैसी करते हैं? झूमिंग प्रकार की कृषि करते हैं, इसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि। उसके अंतर्गत क्या करते हैं ये? किन किन को उगाते हैं? धान को उगाते हैं, धान बोलते हैं चावल को। कोटू नाम की एक फसल होती है, उसको उगाते हैं ये। और इसके अलावा ये उगाते हैं कपास को। ध्यान रखना, कपास को ये लोग उगाते हैं। धान, कोटू, कपास, इनको ये लोग उगाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में मोटे अनाज जो होते हैं उनको भी ये उगा लेते हैं। कपास से क्या करते हैं गुरुजी? ये कपास से जो है कपड़े बुनते हैं, मोटे कपड़े बुनते हैं, जिसके कुटीर उद्योग लगे हुए हैं इनके क्षेत्रों में। ठीक है, कुटीर उद्योग इनके लगे हुए, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि ये विकसित जनजाति है। ठीक है, इन्होंने अपने आप का जो है काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया। तो इनके जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों का जो है कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे कुछ लोग जो है सूत काटेंगे, कुछ लोग कपास की खेती करेंगे, कुछ लोग कपड़ों को बुनेंगे। इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य है, जिसको श्रम विभाजन कहते हैं। लिख लेना, आप इसको नोट कर लेना। इसके अलावा ये लोग जो है चटाई,
फर्श आदि का निर्माण भी करते हैं। दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ। ये लोग जो लोहार होता है गांव का, लोहार का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। लोहार सम्माननीय व्यक्ति होता है इनके पूरे कुल में, क्योंकि लोहार जो होता है, लोहार इनको तीर कमान भाले कुल्हाड़ी वगैरह बना करके देता है। इस वजह से इस नागा जनजाति के अंतर्गत लोहार की जो है बहुत बड़ी कद्र होती है, कद्रदान होता है वो। ठीक है, ये लोहार जो होता है इनको ये तीर कमान भाले और इसके अलावा दाव, जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, ये वो बना करके देता है। अब देखिए लोहार के पास लोहा कहाँ से आता है, बात तो ये है ना, क्योंकि वो तो दूर दूर की बात है। ये जाते हैं अपने सामानों को लेकर के, अपने आखेट ये शिकार की चीज़ों को लेकर के, अपने वस्तुओं को लेकर के जो इन्होंने बनाई है, उन वस्तुओं को लेकर के बाज़ार में जाते हैं, ये निकटतम बाज़ार में, और वहाँ जा कर के उनको बेचते हैं। बदले में कच्चा लोहा लेके आते हैं, कच्चा लोहा इसको देते हैं लोहार को ला करके, और लोहार इनके लिए क्या बनाता है, इनके लिए बनाता है वो शिकार की जो सामग्री है उसका निर्माण करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो दो चार बातें और है, ये मैं ये इसी में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब जो कपड़ा बुनने वाले जो होते हैं, देखिए ध्यान रखिए, कपड़ा बुनने वाले जो होते हैं, कपड़ा बुनने वाले नागा, कपड़ा बुनने वाले नागा, उन लोगों में ये बात प्रचलित हुई है कि इन लोगों के जो लड़कियां होती है, कुंवारी लड़कियां, उन कुंवारी लड़कियों को नर जानवर का मांस नहीं खाने दिया जाता। ठीक है, कपड़ा बुनने वाले नागाओं में कुंवारी लड़कियां जो होती है, कुंवारी लड़कियां, उनको क्या है, नर जानवरों का मांस निषेध है उनके लिए। ठीक है, नहीं खाने दिया जाता। इतनी बात आप याद रखना। इसके अलावा जो मारम नागा होते हैं, ये नियम है इनके, मारम नागा जो होते हैं वो क्या है, सूअर का मांस नहीं खाते, उनके लिए सूअर का मांस निषेध है। और एक नागा और होते हैं टेंगुरखुल नागा, टेंगुरखुल या नागरखुल नागा नागा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या है, बकरी नहीं पालते, कृषि नहीं करते। ये लोग जो है इसके अलावा दूध या दूध से बनी बकरी, मतलब जानवरों के जो दूध होते हैं, बकरी नहीं पालते ये लोग, और दूध या अन्य जो सामग्री है इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तीन नागाएं हैं, इन तीनों के कुछ नियम हैं जो इनके बारे में प्रचलित है। ये सब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, इनका जो भोजन है, भोजन भी देख लीजिए आप, भोजन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इनका जो भोजन है, भोजन में मैंने आपको बताया था कि ये लोग तो खाते हैं वैसे चावल। ठीक है, चावल खाने वाले होते हैं। अब चूँकि इतनी मात्रा में चावल उगा नहीं पाते, क्योंकि आपको मालूम है चावल उगाने के लिए एक मैदानी भूमि चाहिए, पानी की तो मात्रा पर्याप्त है यहाँ पे, लेकिन मैदानी भूमि चाहिए। मैदानी भूमि यहाँ पे नहीं है, तो कम मात्रा में चावल उगा पाते हैं। इसलिए चावल इनका मुख्य भोजन होने के बाद भी शिकार की जो चीज़ें हैं उनको खाते हैं, यानी कि भेड़, बकरी, मेंढक और सांप, बिच्छू, कुत्ता, ये सभी लोग, ये सभी जानवरों को ये लोग खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। और एक बात और है कि धान जो होती है, धान बोले तो चावल, चावल के पानी से ये लोग क्या बनाते हैं, शराब, मदिरा, शराब का सेवन भी ये लोग करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो जाएगी। ये थोड़ी सी बड़ी जनजाति है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैंने इस सब को एक बोर्ड में लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ताकि हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हो गया आपका, इसके बाद चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब हम कुछ बाकी जो चीज़ें हैं, इनकी वेशभूषा, वस्त्र, घर वगैरह, इनको देख लेते हैं कि क्या उसमें करते हैं ये लोग। घर बार इनके कैसे होते हैं, वेशभूषा इनकी कैसी होती है, उन सभी चीज़ों को अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इनके जो कपड़े होते हैं, वो कपड़े जो पहनते हैं, ये कपड़ा वस्त्र पहनते हैं,
उस वस्त्र के चयन, कौन सा वस्त्र पहनना है, यह चयन ये खुद नहीं करते। इनकी उपलब्धियाँ, जो इनकी उपलब्धियाँ होती है शिकार संबंधी या कृषि संबंधी, उन उपलब्धियों और गांव का जो मुखिया होता है उसके अनुसार ये कपड़े पहनते हैं। यानी कि उपलब्धि और मुखिया के अकॉर्डिंग, उपलब्धि और मुखिया जो कहता है इनकी उपलब्धि और इनका मुखिया जो चाहता है उसी के अनुसार ये अपने कपड़ों को धारण करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। लेकिन त्योहारों पर क्या करते हैं ये, त्योहारों पर सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। महिलाएं जो है, महिलाएं अपने गले में कोड़ी, जानते हो आप कोड़ी, कोड़ी जानते हो आप, वो जो राखी में बांधते हैं बीच में आती है, वो इस तरीके की उसकी डिज़ाइन होती है दिए की तरह, इस तरीके की बीच में से ऐसे होती है, वो देखा होगा आपने, कोड़ी। और मूंगे, इसके अलावा मोती आदि की मालाएं पहनती है महिलाएं, ठीक है, गले में। इसके अलावा जो पुरुष लोग हैं, महिलाएं दोनों, पुरुष महिलाएं दोनों, महिलाएं दोनों क्या करते हैं, अपने शरीर पर टैटू गुदवाते हैं, टैटू। इस टैटू में क्या है, अधिकतर टैटू किसके होते हैं, जानवरों के। किसके होते हैं, जानवरों के। जानवरों के टैटू अपने शरीर पर ये लोग गुदवाते हैं, ठीक है। इसमें शेर, चीते, भालू, जो भी जंगली जानवर वहाँ आसपास के होते हैं उनके टैटू अपने शरीर पर गुदवाते हैं। पुरुष लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग अपने सिर पर टोपी भी पहनते हैं जो खालों की बनी होती है, खाल बाल वाली टोपी, और इसके अलावा सिर पर सींग भी लगाते हैं, ठीक है। सींग पहनते हैं अपने, जो किसके होते हैं, जानवरों के जो सींग होते हैं उन सींगों को अपने सिर के ऊपर लगाते हैं। मोर के पंखों को अपने जो है सिर के ऊपर लगाते हैं ये लोग, ठीक है। ये इनके जो है क्या हो गया, इनके वस्त्र वगैरह ये इनके हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं इस जनजाति के कुछ अन्य कामों को, कि ये जनजाति के घर वगैरह कैसे रहते हैं। देखिए, इन जनजातियों के जो गांव होते हैं वो गांव को वहीं बसाया जाता है, कहाँ पर, उन गांवों को वहीं बसाया जाता है जहाँ पर पानी की सुविधा हो, जहाँ पर पानी का कोई स्रोत हो। पानी की सुविधा का मतलब ये नहीं कि भाई नल लाइन जा रही हो, पाइपलाइन जा रही हो, बोरिंग वगैरह हो, ऐसा नहीं। जहाँ पर पानी का कोई स्रोत हो, या तो कोई नदी हो या तालाब हो वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। पानी का कोई स्रोत हो, या फिर जहाँ कृषि योग्य भूमि हो, कृषि योग्य भूमि हो, वहीं पर क्या होता है भाई, इनके घरों को बसाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। एक गांव जो होता है इनका, उसमें 200 से 250 यानी कि 200 से 250 तक घर उसमें होते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक घर जो है 2-2, 3-3 छप्परों का होता है, ठीक है। छप्पर बोलते हैं झोपड़ी वगैरह को, इनका होता है। घर किससे बनाते हैं, ये पाइन का पेड़ आता है, पाइन के पेड़ को आपने देखा होगा, इसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी जाती है, स्ट्रेट सीधा होता है बिल्कुल पेड़ ये। इसमें जैसे खजूर का पेड़ देखा है ना आपने, खजूर का पेड़ में तो फिर भी बाहर की तरफ ये जो होता है, यहाँ खपच्चा इस तरीके से होता है, लेकिन पाइन का पेड़ बिल्कुल सीधा जाता है। तो पाइन के पेड़ से बनी हुई बल्लियों, लकड़ियों, शहतीरों का इस्तेमाल करते हुए, शहतीर कहते हैं तो उसकी जो खपच्चा तैयार करते हैं उनको, तो पाइन के वृक्षों की लकड़ी से अपना घर बनाते हैं ये। और इनका घर जो होता है वो घर में त्रिभुजाकार, इस तरीके से त्रिभुजाकार दरवाजे और खिड़कियाँ होती है, दरवाजे खिड़कियाँ होती है। 2 दरवाजे होते हैं, सामने वाला, आगे वाला दरवाज़ा बड़ा, आगे वाला जो दरवाज़ा त्रिभुजाकार होता है वो बड़ा, और पीछे वाला क्या होता है भाई, छोटा होता है, ठीक है। ये 2 बात है। त्रिभुजाकार होता है दरवाज़ा इनका, जो आगे वाला जो दरवाज़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, पीछे वाला जो है
छोटा होता है। मारम नागा जो होते हैं, मारम नागा मणिपुर वाले जो सूअर का मांस नहीं खाते हैं, मारम नागा क्या होते हैं भाई? मारम नागाओं में ये प्रचलित है कि ये अपने घरों का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं रखते, पश्चिम की ओर नहीं करते, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि पश्चिम की ओर से क्या आती है भाई? ठंडी हवाएं। ये लोग क्या मानते हैं कि पश्चिम की तरफ से क्या आती है भाई? ठंडी हवाएं। तो ठंडी हवाओं के प्रकोप से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अपने घरों का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं लगाते। इतनी बातें समझ में आ गई कि भाई कि गुरुजी आ गई, और बातें बताओ। और बात यह है कि ये लोग अपने घरों का दरवाज़ा जो पश्चिम की ओर नहीं रखते, तो धनी लोग कुछ होते हैं इनमें जो अच्छे कह सकते हैं अच्छी कंडीशन वाले होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि राज करने वाले जो इनके ऊपर होते हैं, तो धनी लोग क्या कहते हैं? अपने घरों के ऊपर सींग लगाते हैं, सींग और तुर्रे लगाते हैं। ठीक है, सींग और तुर्रे अपने घरों के ऊपर। तुर्रे उसी को कहते हैं जो पंख वगैरह होते हैं ना, अपने वीरता को, शौर्यता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये लोग सींग और तुर्रे को अपने घर के ऊपर लगाते हैं। इतनी बात आपको याद हो जाएगी। एक बात और रह गई इसमें, इन लोगों के जो घर है, वो घर का जो दरवाज़ा त्रिभुजाकार होता है, उस दरवाजे को ढकने के लिए बाल वाली खाल अपने दरवाज़ों पर ये लटकाते हैं। ठीक है, ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए। इतनी बात आपको याद हो जाएगी। है देखिए, उपलब्धि और मुखिया के आदेश पर इनके कपड़े होते हैं। त्योहारों पर सब अच्छे कपड़े पहनते हैं। महिलाएं जो कोड़ी, मोती, मूंगे वगैरह के अपने गलों में मालाएं पहनती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों टैटू बनवाते हैं जानवरों के। ठीक है, पुरुष लोग खाल की टोपी पहनते हैं, सिर पर जो सींग वगैरह सब लगाते हैं। और गांव वहीं पर बसाए जाते हैं जहाँ पानी का स्रोत हो, इसके अलावा कृषि योग्य भूमि हो। गांव में 200 से 250 लोग होते हैं तकरीबन। पाइन के वृक्षों से अपने घर बनाते हैं। घरों में त्रिभुजाकार जो है दरवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दरवाज़ों को ढकने के लिए खाल की बालों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कुछ अमीर लोग, धनी लोग जो क्या करते हैं, अपने घरों के ऊपर सींग, तुर्रे वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो एक दो बातें और कर लेते हैं अपन। एक दो बातें यह है कि इनका जो गांव होता है, गांव के बाहर की तरफ जहां गांव में आने के लिए रास्ता होता है, वहां मोरंग बनवाते हैं। मोरंग किसको कहते हैं गुरुजी? मोरंग कहते हैं युवक गृह को। युवक गृह किसको कहते हैं गुरुजी? जैसे मान लीजिए इनका ये कोई गांव है, ये रास्ता आ रहा है गांव में, तो यहाँ पर ये मोरंग का निर्माण करवाते हैं। तो मोरंग में क्या करते हैं, गांव के जितने भी नौजवान लड़के होते हैं, उन सभी लड़कों को मोरंग में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सके और जो है आक्रमण करने के, शिकार करने के गुर सीख सके, सांस्कृतिक गतिविधियों को सीख सके, आपस में उनका मेलजोल बना रहे। तो इसके लिए ये गांव के बाहर जो रास्ता होता है, वहाँ पर युवक गृहों का निर्माण कराते हैं। इसको मोरंग कहते हैं। क्या क्या कारण है इसका? मेलजोल बढ़ाने के लिए इनमें आपस में, क्योंकि सभी एक ही गांव के होते हैं, एक ही कुल के होते हैं, तो आपस में सब एक साथ रहेंगे तो वहाँ इनका मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ संस्कृति और धार्मिक बातों को सुनने के लिए और इसके लिए शैक्षिक गतिविधियाँ जो शिक्षा दीक्षा होती है इनकी संस्कृति की, उन सभी के लिए ये लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ इनका मुख्य कारण क्या है? आक्रमण से रक्षा करना। अगर दूसरे जानवर या दूसरी जनजातियाँ इनके ऊपर आक्रमण कर देती है तो सबसे पहले ये उसको संभालते हैं। इनकी जनजाति में ध्यान रखना, कुल्हाड़ी का विशेष महत्व है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ये लोग जो है जानवरों का शिकार करने, अपने घर को बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए, रास्ते बनाने के लिए आदि के लिए अपने कुल्हाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। कुल्हाड़ी सबसे प्रिय इनका जो है साधन है। ठीक है, इसके बाद कुछ और बात है। देखिए, इन लोगों के जो झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े, उन झगड़ों को सुलझाने के लिए गाँव में एक टेबो नाम का व्यक्ति होता है। टेबो, जिसका पद होता है टेबो। ये टेबो कौन होता है? गाँव बसाने वाला। कौन होता है? गाँव बसाने वाला या गाँव बसाने वाले का उत्तराधिकारी। यानी कि गाँव में जो आपसी झगड़े होते ही हैं एक्चुअल में, जो गाँव में आपसी झगड़े होते हैं, आपसी झगड़े अगर किसी के बीच हो गए तो आपसी झगड़ों को निपटारे के लिए, उसको सुलझाने के लिए टेबो के पास जाते हैं सभी लोग। टेबो कौन होता है? टेबो वही होता है जो इस गांव को बसाया था, या वो मर गया तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो इस तरीके के जो है झगड़ों से
इनको बचाता है। विवाह कैसा होता है इनकी सामाजिक उसमें देख लेते हैं हम। विवाह कैसा होता है, देखिए विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए लड़का जो पुरुष होता है या लड़के के घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, लड़की के पालकों को यानी कि लड़की के घर वालों को पहले कुछ राशि देते हैं, वो है ना, कुछ राशि बोले तो पैसा वगैरह या फिर जो भी, पैसा तो चलता नहीं है इनमें, ये लोग उसको कुछ भेंट करते हैं यानी कि उपहार कुछ देते हैं, तब जा कर के उसकी लड़की को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना इस जनजाति में भी बाल विवाह नहीं होता, बाल विवाह इसमें नहीं होता, ठीक है। लड़की को धन दिया जाता है। इसके अलावा जब शादी होती है तो पशुओं की क्या दी जाती है, बलि भी दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है। अगर ऐसा नहीं करते तो ये मानते हैं कि इनकी जो देवी है वो देवी नाराज हो गई। ये ध्यान रखना, जादू टोनों में, जादू टोना और भूत प्रेत आत्मा वगैरह में ज़्यादा विश्वास करते हैं ये लोग। ये लोग अगर इनकी कृषि अच्छी नहीं हुई तो ये लोग क्या मानते हैं कि हमारी देवी हमसे रूठी हुई है, ठीक है। बारिश अच्छी नहीं हुई, बारिश तो खैर अच्छी होती है यहाँ पर, लेकिन अगर कृषि का फसलों में उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो ये किसको ऊपर दोष मानते हैं इसका, ये मानते हैं देवी इनकी जो है नाराज़ हो गई, देवी नाराज़ हो गई, इस तरीके से ये लोग समझते हैं। इसके अलावा अब वर्तमान में देखा जाए तो नागा जनजाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। सरकार द्वारा इनको बहुत सारे प्रोत्साहित कार्यों को किया जा रहा है, इनके क्षेत्रों में स्कूलें खोली गई है, इनको रोज़गार मुहैया कराया गया है, कुटीर उद्योग वहाँ पे लगाए गए हैं, लघु उद्योग वहाँ पे लगाए गए हैं ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें, सभ्य समाज में शामिल हो सकें, ठीक है। ये लोग वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी है, सरकार भी चला रहे हैं वहाँ की। इनमें राजनीतिक प्रसार बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि राजनीतिक तौर पर ये लोग मजबूत हुए हैं वहाँ पर। इसीलिए इन्होंने, नागा जनजाति ने अपने लिए, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, अपने लिए एक अलग राज्य का निर्माण करवा लिया। भारत में नागा जनजाति के ऊपर एक नागालैंड राज्य बना है जातिगत आधार पर। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये जनजाति काफ़ी ज़्यादा उच्च रूप में शिक्षित हुई है, शिक्षित होकर के देश के विकास में योगदान दे रही है। साथ ही साथ एक बात और है, वो बात यह है कि नागालैंड के जो लोग हैं यहाँ पर इनके विकसित होने का कारण क्या है कि यहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो आए थे, मशीनरियाँ लेके आए थे, मशीनें लेके आए थे, उस वजह से भी ये लोग जो है काफ़ी प्रभावित हुए। और नागालैंड के अधिकतर लोग ईसाइयों से प्रभावित होकर के अपने धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर चुके हैं। अधिकतर लोग कौन से हैं, ईसाई धर्म के हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, पढ़ेंगे कल कुछ नई जनजातियों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।